हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 17 डेप्रिसिएशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 9 से। देखिए क्या कहता है। ऑब्सोलेसेंस मीन्स का क्या मतलब होता है। ऑब्सोलेसेंस मीन्स डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ या डिक्लाइन इन द वैल्यू ड्यू टू ऑप्शन ए fall in the market price, fall in the market price, B physical wear and tear, physical wear and tear, C a flux of time, D innovations and inventions। देखिए, ऑब्सोलेंस का मतलब हो गया, ऑब्सोलेंस का मतलब हो गया डिक्लाइन इन दी वैल्यू ड्यू टू, मतलब हो गया इसका प्रचलन से बाहर हो जाना। ठीक है, क्या होना इसका मतलब, प्रचलन से बाहर हो जाना। तो प्रचलन से बाहर कोई एसेट क्यों हो जाता है, मतलब देखिए प्रचलन का मतलब क्या, जो प्रचलित है, जो चल रहा है और चलते चलते वो प्रचलन से बाहर हो गया। ठीक है, तो प्रचलन से बाहर यानी ऑब्सोलेंस का मतलब प्रचलन से बाहर क्यों हो जाता है कोई एसेट, क्यों उस एसेट को उसके समय से पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। कहने का मतलब कि कोई एसेट का जो लाइफ है, मान लीजिए कि 10 ईयर है, कोई एसेट का लाइफ 10 साल है और 10 साल मतलब 3 साल 4 साल या 5 साल होते होते या 6 साल होते होते पता चला कि इस जो एसेट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रचलन से ही बाहर हो गया। तो क्या कारण हो सकता है किसी भी एसेट को प्रचलन से बाहर हो जाने का। देखिए, किसी भी एसेट की अगर आप बात करें तो वो प्रचलन से बाहर क्यों हो जाता है। 10 साल लाइफ है, 10 साल के बीच में कॉम्पिटिटर्स हैं आपके बहुत सारे। जैसे मान लिया फ़ैन बना रहे हैं, पंखा बना रहे हैं, है ना, और फ़ैन जो आप बना रहे हैं वो फ़ैन आप नॉर्मल तरीके से बना रहे हैं, लेकिन आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो नई नई तकनीक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप फ़ैन चलाते हैं, पता चलता है कि इतना आवाज़ कर रहा है फ़ैन कि आप रात में सो नहीं पा रहे हैं, तो वो एकदम साइलेंट फ़ैन बना देंगे कि भाई घूम तो रहा है पर पता नहीं चलेगा। तो बताइए कि वो क्या कर रहे हैं, वो नया इन्वेंशन, नया आविष्कार करने में लगे हुए हैं कि हम किस तरीके से इस कमी को दूर करें, किस तरीके से हम नई तकनीक का इस्तेमाल करें। फ़ैन बनाए, साइलेंट हो गया। दूसरा, अब फ़ैन में क्या हो गया, एलईडी लग गया, एलईडी लाइट लग गया। एक तो फ़ैन साइलेंट हो गया, दूसरा एलईडी लग गया, ये हो गया आपका। तो जो आपका पुराना फ़ैन था जो कि गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ कर रहा है वो क्या हो गया, उसका लाइफ तो मान लिया 10 साल था और छठे साल में ही एक नया इन्वेंशन आ गया, एक नया इनोवेशन आ गया, एक नई तकनीक आ गई जिससे कि आपको रात में सोने में आसानी हो रहा है, हवा भी अच्छा लग रहा है। तो बताइए कि जो आपका पुराना पंखा था वो प्रचलन से बाहर यानी ऑब्सोलेंस हो गया कि नहीं, इसका प्रचलन से बाहर हो गया कि नहीं। तो बताइए कि लाइफ होने के बाद भी क्या उसका उतना कीमत मिल पाएगा। मान लीजिए 10 साल के आप एक आप फ़ैन लिए थे जिसका कीमत मान लो 5,000 रुपये था और सोच रहे थे कि साल के अंत में मतलब 10 साल के बाद इसको हम 1,000 में बेच देंगे। क्या अब इसका कीमत नया फ़ैन आ जाने के बाद यानी साइलेंट फ़ैन आ गया, अच्छा हवा भी देता है ना, और साइलेंट भी रहता है, तो क्या इसका वैल्यू आपको 10 साल के बाद 1,000 में मिल पाएगा, कोई खरीदेगा ही नहीं। जैसे आप स्कूटर की बात करें, पहले क्या था, स्कूटर चलता था तो सब लोग स्कूटर बजाज चेतक करते रहते थे कि मेरे पास बजाज चेतक है, मेरे पास बजाज चेतक है।
लेकिन अब बजाज चेता का स्कूटर कहाँ दिखता है? नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखा? क्यों वो प्रचलन से बाहर हो गया? नया आपका इन्वेंशन, नया इनोवेशन, उसी स्कूटर क्या है? अब स्कूटी बोलो, पहले स्कूटर बोलते थे लोग, है ना? तो अब उसी को एकदम मॉडिफाइड नए तकनीक के ज़रिए उसको एकदम बदल दिया गया और नया इन्वेंशन किया गया, नया इनोवेशन किया गया, उसमें नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया, अलग तरीके से उसको एकदम डिज़ाइन किया गया। तो आपका जो पुराना स्कूटर था जो खटखट चलता था, झुका झुका करके चलाते थे, तिल याद है? तो उस समय का आप लोग को याद नहीं होगा, जो बहुत पुराने लोग हैं उनको याद होगा कि उस समय स्कूटर का प्रचलन था। तो वो लोग क्या करते थे कि इस तरीके से इस्तेमाल, अब नया टेक्निक आ गया, बाइक आ गया। अब बताइए कि आप स्कूटर लॉन्च भी कर देंगे मार्केट में तो चलेगा क्या? उसका कीमत आप दीजिएगा? आप खरीदना ही नहीं चाहिएगा। तो वो प्रचलन से बाहर हो चुका है, तो उसका वैल्यू गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिर जाएगा। अगर अभी आप मार्केट में ब्लैक एंड वाइट टीवी लॉन्च कर देते हो तो क्या ब्लैक एंड वाइट टीवी बिक जाएगा मार्केट में? आप लॉन्च करोगे कैसे? कर दोगे लॉन्च, हज़ारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी कर दोगे, तभी आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है, क्योंकि उससे नई टेक्नोलॉजी, नया इन्वेंशन आपका है, नई तकनीक से सामान बना हुआ आया है और वो हर लगातार सुधरता जा रहा है, जिसकी वजह से लाइफ के बीच में ही कोई एसेट का 10 साल लाइफ है, 15 साल लाइफ है, बीच में ही पता चलेगा उससे अच्छा टेक्नोलॉजी आ गया, तो क्या हो गया? बीच में ही उसका वैल्यू गिर जाता है ना? तो क्यों ऑब्सोलेंस होता है, यानी कोई एसेट प्रचलन से बाहर क्यों होता है? हमको लगता है कि अब आपको इसका जवाब मिल गया होगा। इनोवेशन एंड इन्वेंशन, नई खोज से या जो आपका जो तकनीक है उसमें नई चीज़ें ऐड करके, है ना? इनोवेशन का मतलब क्या हो गया? इनोवेशन का यहाँ पर मतलब हिंदी मतलब क्या बोल सकते हैं इसका, कि नई तकनीक का इस्तेमाल उसमें ऐड किया गया, है ना? उसमें क्या किया गया आपका? नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया। जैसे मान लो कि हम फ़ोन का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, ठीक है, फ़ोन का तो उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर ले आया गया जिससे आपका काम और स्मूथ हो गया, कुछ ऐसा ऐप लॉन्च किया गया, ऐसा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया जो मौजूदा मोबाइल फ़ोन में आपका काम करने का क्षमता बढ़ गया, तो वो हो गया इनोवेशन। या फिर कोई ऐसा मोबाइल फ़ोन का इन्वेंशन कर दिया गया जिसको अब आप एक तरीके से बोल सकते हो कि हाथ में बार बार स्क्रीन देखने की जगह पॉकेट में रखे रखे आप उसको रिसीव कर सकते हैं, पॉकेट में रख के उससे बात कर सकते हैं, मान लो ऐसा कुछ आपका नया इन्वेंशन किया गया, तो वो चलेगा। लगातार सुधार हो रहा है सब चीज़ में और एसेट आपका प्रचलन से बाहर हो रहा है। अब आप कीपैड का मोबाइल जो आता है उसको इस्तेमाल करोगे या मार्केट में लॉन्च करोगे, कभी नहीं चलेगा। या कीपैड का मोबाइल बोल सकते हैं कि आप प्रचलन से बाहर है, अभी भी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि उसका प्रचलन कम हुआ। पहले तो वही चलता था, प्रचलन कम हुआ और कुछ सालों में देखोगे कि कीपैड मोबाइल ही बंद हो गया, है ना? बहुत जो पुराने लोग हैं अभी वो कीपैड का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं कि हमको नहीं पता चल रहा है कि नया फ़ोन में कैसे क्या करना है इतना इतना, लेकिन जो अभी बच्चे आ रहे हैं वो बचपन से ही जानते हैं कि जो स्मार्टफोन है इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो अब उनको आप कहोगे कि 10 साल के बाद कि कीपैड का मोबाइल इस्तेमाल करो, नहीं करेंगे वो, है ना? तो एक तरह से देखोगे धीरे धीरे कि कीपैड का मोबाइल अभी दिखता है मार्केट में, लेकिन धीरे धीरे वो भी प्रचलन से बाहर हो जाएगा। और किस कारण से होगा वो प्रचलन से बाहर, ऑप्शंस किस कारण से होगा? तो इनोवेशन एंड इन्वेंशन के कारण। तो यही होगा आपका ऑप्शन डी। अब इसमें कहना क्या है, उसका वैल्यू क्या हो गया? जो वैल्यू उसका मिलना चाहिए था उस वैल्यू उसका उससे वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है? आपको लग रहा था कि साल के अंत में 10 साल में 1,000 में बेच देंगे, पता चला कि बीच में ही वो प्रचलन से बाहर हो गया। अब आप 1,000 में जो सोच रहे थे बेचने में, उसको आप किलो के भाव से 10 रुपये के भाव से बेचना पड़ जाएगा, समझे ना? जैसे मान लो स्कूटर अब प्रचलन से बाहर हो गया, तब क्या करोगे? स्कूटर को मार्केट में बेचोगे तो भी पुराना भी नहीं बिकेगा, तो क्या करोगे? कबाड़ में उसको किलो के भाव से लोहा का दाम आपको दे देगा, उससे ज़्यादा तो कुछ करेगा नहीं, ठीक है? तो यही चीज़ आपका हो गया प्रचलन से बाहर होना, जिससे कि उसका वैल्यू कम होता है। तो ऑप्शंस मीन्स डिक्लाइन इन दी वैल्यू ड्यू टू न्यू इन्वेंशन या इनोवेशन के कारण जो एसेट का वैल्यू है, उसका जो वैल्यू है वो क्या करता है? डिक्लाइन करता है, गिरता है। चलो, हमको लगता है काफ़ी समझा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 10। Depreciation start on a machine from the date depreciation starts on a
मशीन फ्रॉम द डेट, किस डेट से डेप्रिसिएशन स्टार्ट होता है आपका? इट इज़ परचेज्ड, जब परचेज किया गया है तब से। इट इज़ पुट टू यूज़, सी हो गया इट इज़ इंस्टॉल्ड, और डी आपका कहता है एनी ऑफ दीज, एनी ऑफ दीज। बोलिए डेप्रिसिएशन स्टार्ट का होता है, अगर मशीन की बात करें तो किस डेट से? जिस दिन से परचेस किया मशीन को उस डेट से नहीं, परचेस किया उस डेट से नहीं, परचेस किए हैं, अब मान लो कि आप परचेस किए हैं, इसका फिर ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन सब इसके कॉस्ट में ऐड होगा, तो डेप्रिसिएशन उस टाइम से स्टार्ट नहीं होगा। आपने 80,000 का मशीन खरीदा है मान लो, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन मान लो 10,000 है, ये भी इसके कॉस्ट में ऐड होगा, इंस्टॉलेशन होगा तो भी होगा। जब तक आप मशीन का काम स्टार्ट नहीं कर दोगे, इट इज़ पुट टू यूज़, तब तक आपका डेप्रिसिएशन स्टार्ट नहीं होगा। इंस्टॉल करवा दिए, मशीन को फिक्स करवा दिए, फिर भी नहीं। जब आप इसका इस्तेमाल शुरू करोगे, यानी रनिंग कंडीशन में आने पर इसका डेप्रिसिएशन आप काउंट करोगे, स्टार्ट करोगे कि अब ये मशीन डेप्रिसिएट होने लगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। जब आप इसका इस्तेमाल स्टार्ट करोगे तब से आप डेप्रिसिएशन काउंट करना स्टार्ट करोगे। इंस्टॉलेशन करवाने पे, फिक्स करवाने पे भी नहीं, परचेस क्रेडिट से नहीं, इट इज़ पुट टू यूज़, जब आप इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करोगे तब से आप इसका डेप्रिसिएशन करना काउंट करोगे। ठीक, और अलग अलग मेथड से भी काउंट होता है डेप्रिसिएशन। जैसे हमको तो अभी 2 ही मेथड पढ़ना है, लेकिन मशीन आवर रेट मेथड से होता है, जितने घंटे मशीन चला उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन हम काउंट करेंगे, है ना। तो ये भी आपका अलग अलग मेथड होता है, पढ़ना आपको 2 है लेकिन जानना आपको सबको ही है। तो अभी फ़िलहाल इट इज़ पुट टू यूज़, जब आप इसका इस्तेमाल स्टार्ट कर दोगे, व्यवहार में लाना शुरू कर दोगे तब से। क्वेश्चन नंबर 11, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग is depleted? A, land, B, goodwill, C, मशीनरी, और डी हो गया आपका कोल माइंस। बोलिए डिप्लीटेड का मतलब हो गया कि कौन सा इसमें से ऐसा एसेट है ना, जो आपका या डिप्लीट कर जाता है, मतलब कि एक तरीके से वो रिक्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, खाली हो जाता है। तो आप खुद ही सोचिए, क्या लैंड कभी ख़त्म होने वाला एसेट है? इसका तो लाइफ अनलिमिटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो आप ऐसे रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि लैंड कौन सा डिप्लीटेड, डिप्लीटेड मतलब हो गया आपका कि पूरे तरीके से रिक्त हो गया, खाली हो जाता है। अब आप खुद भी देख करके समझ सकते हो, इतना मैंने आपको हिंट कर दिया, हिंदी बता दिया मैंने, तो भी आप समझ जाओगे, मान लोगे। ठीक, गुडविल, गुडविल क्या है? किसी भी बिजनेस के रेपुटेशन को गुडविल कहते हैं, और बिजनेस का रेपुटेशन एकदम से ख़त्म हो जाए ऐसा तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो रेपुटेशन होता है, गुडविल के दम पे कुछ ना कुछ तो कमाता है। जैसे जैसे कोई बिजनेस पुराना होता जाता है उसका गुडविल भी बढ़ता जाता है। तो गुडविल को भी हम कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग मेथड होता है उसका, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड या वेटेड एवरेज मेथड। तो गुडविल भी जो है वो बिल्कुल तरह से ख़त्म या खाली ख़त्म नहीं हो जाता है,
कोई भी बिजनेस चल रहा है, कस्टमर आ रहा है और एक कस्टमर अगर दोबारा आ रहा है, तिबारा आ रहा है, तो मतलब आपके दुकान का, आपके बिजनेस का गुडविल है, तो ये भी बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है। अच्छा, क्या मशीनरी जो है वो डेप्रिसिएट करते हुए पूरा ख़त्म हो जाता है? नहीं, आप मशीन को इस्तेमाल करते रहो, उसका लाइफ कंप्लीट हो गया, फिर भी मशीन काम कर सकता है। एकदम ख़त्म हो गया मशीन, गायब हो गया, कुछ बचा ही नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। ना लैंड है, ना गुडविल है, और ना ही आपका मशीन है कि एकदम ख़त्म हो गया, दिखना ही ख़त्म हो गया। क्या हो सकता है? कोल माइंस। कोल माइंस जो है उसका डिप्रेशन होता है, मतलब पूरे तरीके से ख़त्म ही हो जाता है। पूरा कोयला माइनिंग कर लिया आपने, पूरा निकाल लिया कोयला, और वहाँ क्या बचा? क्या कोई एसेट बचा? कोई कोयला बचा? माइंस बचा? कुछ भी कुछ नहीं बचा, पूरा ख़त्म हो गया। तो वो हो गया आपका कोल माइंस कि फॉलोइंग द डिप्लीटेड, मतलब कि ये जो है आपका कोल माइंस वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो डिप्लीशन का जो है वो किस में इस्तेमाल किया जाता है? कोल माइंस में। ठीक है, डिप्लीशन का इस्तेमाल आप या डिप्लीटेड या डिप्लीशन बोलिए इसको, इसका इस्तेमाल कोल माइंस में करते हैं। हाँ, ठीक है, कोल माइंस में याद रखिएगा, इसमें हो गया आपका डिप्लीटेड इसका, या डिप्लेशन बोलिए इसको। टेंजिबल फिक्स एसेट में हो गया आपका डेप्रिसिएशन, और अगर इनटेंजिबल फिक्स एसेट है तो इसको डेप्रिसिएशन की जगह क्या बोलेंगे? अमोर्टाइजेशन। इसका भी वैल्यू कम होता है धीरे धीरे। ठीक है, फिर आप इसको रिन्यू कर सकते हैं 4 साल 5 साल के लिए। आपको लगता है कि आपका बिजनेस का गुडविल चलेगा, तो आप 4 से 5 साल के लिए उस गुडविल को मेंटेन कर सकते हैं। तो आप गुडविल 4 से 5 साल के बाद फिर से रिन्यू कर सकते हैं, है ना। तो इसका होता है अमोर्टाइजेशन। जैसे पहला साल बीत गया, इतना हम गुडविल से कमाएं, दूसरा साल बीत गया, तो उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। टेंजिबल फिक्स एसेट के लिए डेप्रिसिएशन, और कोल माइंस जो कि पूरे तरीके से ख़त्म हो जाए उसका मतलब होता है डिप्लेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपका इस्तेमाल होता है। लैंड, इसमें तो ना ही आपका लैंड का तो वैल्यू कभी अनलिमिटेड लाइफ है, तो ना ही अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, ना डिप्लेशन, कुछ नहीं, इसका अनलिमिटेड लाइफ है, इस पर डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है। तो ये होगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, कोल माइंस के लिए डिप्लेशन का इस्तेमाल होता है, टेंजिबल फिक्स एसेट के लिए डेप्रिसिएशन, और इनटेंजिबल फिक्स एसेट के लिए अमोर्टाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 12, डिप्लेशन और कुछ है? डिप्लेशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डिप्लेशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन is normally applied in case of, अब ये जो आपका डिप्लीटेड है या डिप्लेशन मेथड है आपका, है ना, इसको आप डिप्लेशन लिख दो। ये मेथड जो है डेप्रिसिएशन का ही मेथड है। कोल माइंस के लिए डिप्लेशन बोलते हैं, टेंजिबल के लिए टेंजिबल फिक्स एसेट के लिए डेप्रिसिएशन, और इनटेंजिबल फिक्स एसेट के लिए अमोर्टाइजेशन। अब देखिए इसका कहाँ होता है, तो ऑप्शन ए कहता है डिप्लेशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉर्मली अप्लाइड इन केस ऑफ इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल फिक्स एसेट लिखता तो ज़्यादा अच्छा था। बी, टेंजिबल, क्या इसको टेंजिबल फिक्स एसेट ही बोलिए, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट या इनटेंजिबल फिक्स एसेट। सी है वेस्टिंग एसेट, और डी है करंट एसेट। देखिए डिप्लीशन जो है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉर्मली अप्लाइड फॉर द वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट का मतलब वो एक तरीके से ख़त्म हो रहा है, खाली हो रहा है, और वो क्या है आपका कोल्स माइन है ना। तो कोल माइंस जो है आपका वो उसमें डिप्लीशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल होता है। वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूरा तरीके से ख़त्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक, इनटेंजिबल के लिए तो आपको बता ही दिए कि इनटेंजिबल जैसे गुडविल है आपका, या पेटेंट कॉपीराइट जो भी आपका है, उसके लिए आपका होता है
एमोर्टाइजेशन, टैंजिबल के लिए होता है डेप्रिसिएशन, वेस्टिंग एसेट के लिए हो गया आपका डिप्लेशन, और करंट एसेट के लिए कुछ नहीं। करंट एसेट का डेप्रिसिएशन क्या कैलकुलेट होगा? स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, इस पे क्या होगा आपका टैंजिबल फिक्स एसेट पे आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। इन टैंजिबल फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन, इन टैंजिबल की एमोर्टाइजेशन, और वेस्टिंग एसेट या कोल माइंस के लिए बोलिए डिप्लेशन मेथड का। तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कुछ भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कहाँ अप्लाई होता है। तो ये हो गया वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट वही हो गया आपका कोल माइंस, जो धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा, वो आपका वेस्टिंग एसेट हो गया। धीरे धीरे उसका वेस्टिंग एसेट क्यों बोल रहे हैं? जनरली आप क्या करते हैं, कोयले से निकालते हैं और कोयले को निकाल करके उससे बिजली पैदा करते हैं, तो वो आपका एसेट क्या हो गया? वेस्ट हो गया ना, बिजली में कन्वर्ट हुआ, बिजली हुआ और वो जल के पूरा खाक बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया वो एसेट। ऐसा नहीं कि फिर वो काम के लायक बचा कि आप कोयले का इस्तेमाल कर लिए, जला लिए, बिजली बना लिए और उस कोयले को निकाल के रख दिए और फिर से उसको आग लगा दिए, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए उसको बोला जाता है वेस्टिंग एसेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कोल माइंस। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए तो फिर लाइन बाय लाइन करके दे ही दिया, तो मेरा बताना वेस्ट नहीं गया, फटाफट आप आंसर कर ही लोगे। क्या बोलता है? एमोर्टाइजेशन पूछ ही दिया है, रेफर्स टू राइटिंग ऑफ, है ना, एमोर्टाइजेशन। ए क्या बोलता है? डिप्लेटिंग एसेट्स। बी वेस्टिंग एसेट्स। सी इंटैंजिबल एसेट्स, और डी हो गया फिक्टिशियस एसेट्स। चलिए इसको समझते हैं। एमोर्टाइजेशन इंटैंजिबल फिक्स एसेट के लिए, उसको राइट ऑफ करने के लिए हम करते हैं। इंटैंजिबल फिक्स एसेट मान लो गुडविल है, और आपको लगता है गुडविल आपका 50,000 रुपये है, पहले समझाते हैं। तो एक साल में आप 10,000 गुडविल कमाएं, दूसरे साल में भी आप 10,000, तीसरे साल में भी आप 10,000, चौथे साल में भी आप गुडविल से 10,000 कमाएं, और पाँचवें साल में भी आप गुडविल से 10,000 रुपये कमाएं। टोटल गुडविल से मान लीजिए कि आप 5 साल में 50,000 रुपये कमाइएगा, सिर्फ गुडविल के दम पे। नॉर्मल प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, नॉर्मली तब कमाइएगा ही, अपने रेपुटेशन के दम पे आप 50,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाइएगा, जिसको हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो मैं कि पहला साल आपका बीत गया, तो ये क्या कर गया, एक तरीके से ये आपका गुडविल का वैल्यू जो एक साल आपने कमा लिया, तो आप कितना साल बचा? 4 साल बचा। ठीक, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और पाँचवा साल। पहला साल आपने कमा लिया, एक साल खत्म। तो अब देखिए दूसरा साल है, तो दूसरा साल भी खत्म हो गया। तो अब बताइए ना कि 5 साल था 50,000 रुपया, और कितने से डेप्रिसिएट कर गया? तो 20,000 से डेप्रिसिएट कर गया, 2 साल खत्म। तो इसी को डेप्रिसिएशन को बोलेंगे एमोर्टाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे हम? एमोर्टाइजेशन, जो कि इनटैंजिबल फिक्स एसेट के लिए होता है। तो सी सही है। डिप्लेशन कोल माइंस वेस्टिंग एसेट के लिए होता है ना। डिप्लेशन वेस्टिंग के लिए, वेस्टिंग एसेट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? तो डिप्लेशन में आपका हो गया, डिप्लेशन हो गया, मतलब कि जो खाली हो रहा है उसके लिए डिप्लेशन एसेट, वही हो गया आपका कोल माइंस हो गया। इनटैंजिबल आपका क्या हो गया? जैसे आपका गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब हो गया। और फिक्टिशियस एसेट कोई एसेट नहीं होता है, एक तरह का ये एक्सपेंस होता है। जैसे मान लो कि आप कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो,
तो कोई कंपनी स्टार्ट करने के पहले मतलब उसको रजिस्ट्रेशन से पहले तक बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, जिसके लिए आपको बहुत सारा उसमें मतलब डॉक्यूमेंटेशन के लिए उस पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है आपका एक फिक्टिशियस एसेट है, आपका कोई ये एसेट भी नहीं है। धीरे धीरे क्या करना है, इसको राइट ऑफ करना है। आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये भी आपका काइंड ऑफ फिक्टिशियस एसेट है, ठीक है ना। तो डिस्काउंट पे डिबेंचर को इशू कर दिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, कंपनी को स्टार्ट करने से पहले डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में खर्च किए, ये सब आपका फिक्टिशियस एसेट कहलाता है। एक्चुअली में ये कोई एसेट नहीं है, एक तरीके का ये नुकसान ही है ना। तो इनटैंजिबल के लिए अमोर्टाइजेशन, जो कि हम पहले ही बता दिए थे, यानी एक पहला साल दूसरा साल ये क्या कर रहा है, डेप्रिसिएट नहीं कर रहा है। डेप्रिसिएट बोलिए तो टेंजिबल फिगर एसेट हो जाएगा, इनटैंजिबल के लिए बोलिए कि क्या हो गया, ये डेप्रिसिएट हो गया, एमोर्टाइज हुआ ये, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका। इतना तो समझा दिए, अब समझ में आ जाएगा, अब बार बार आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम इसमें कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है देखते हैं। 13 हो गया, 14 इसको हटा देते हैं। The WDV written down value of an asset after 3 years of depreciation on the value on the start depreciation on the reducing balance method at the rate 10% per annum is 36,450. What was its original cost? ए हो जाएगा आपका ₹40, बी 50, सी ₹45 और ओरिजिनल पूछ रहा है कॉस्ट कितना होगा, 70,250, 70,250। बोलिए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से 3 साल के बाद किसी एसेट का वैल्यू 36,450 हो गया है। तो बताना है कि इसका शुरुआत में मतलब ओरिजिनल इसका कॉस्ट क्या था एसेट का। WDV मेथड से इसको कैलकुलेट करना है। देखिए, तो इसमें आप कैसे सॉल्व करोगे कि एसेट का वैल्यू जो गिर करके आ गया है वो 36,450 आया है रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। तो आप ऑप्शन से ही यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप कोई भी ऑप्शन ले लो, 40,000, 50,000, 45,000 है, कितना वैल्यू है, 36,000 है। तो 3 साल के पीछे लगभग कितना होना चाहिए, तो 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 45 हो सकता है। तो मान लेते हैं कि अभी हम 50,000 लेके चलते हैं। तो चलिए 3 साल में वैल्यू कितना गिरेगा, फर्स्ट ईयर में मान लेते हैं वैल्यू गिरेगा 5,000 रुपये। कितना परसेंट के रेट से, 10%। तो पहला साल का जो डेप्रिसिएशन है वो हो जाएगा आपका 5,000, तो 45,000 हो जाएगा फर्स्ट ईयर में। इसके बाद दूसरे साल में जो डेप्रिसिएशन लगेगा आपका वो किस पे लगेगा, 45 पे। तो कितना जाएगा, 4,500। ये हो जाएगा 40,500, यही हो गया ना, 40,500। फिर तीसरे साल में कितना होगा, तो 40/50, तो ये हो जाएगा 40/50 36,450। ठीक है, ये हो गया आपका। तो देखिए आपका जो है पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा और तीसरा, 3 साल डेप्रिसिएशन लगाने के बाद ये वैल्यू हो गया। तो बताइए ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 50,000।
तो ऑप्शन नंबर बी सीधा कर दिए 50,000। 70 मन मान के चलिए, इतना ज़्यादा कोई डेप्रिसिएट 3 साल में नहीं होता है, तो ये तो पहले रिजेक्ट कर देना है। इन 3 पर ट्राई कर लीजिएगा। देख के लगता है पहले कि 45,000 पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया है वो 36, तो इसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर फिलहाल बी जो है 50,000, ये उसका ओरिजिनल कॉस्ट है। दी WDV ऑफ एन एसेट आफ्टर 3 years depreciation of the reducing balance method 10% इज 36,000। व्हाट विल द ओरिजिनल कॉस्ट, उसका ओरिजिनल कॉस्ट क्या था। तो देखिए 3 साल के बाद इतना है, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 50, क्योंकि 3 साल लगाने के बाद 36,450 आया था, तो वो आपका 50,000 होगा। ये होगा 50,000। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। अच्छा चलिए, तो आज बार हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 तक ही रखते हैं। इसके बाद जो है आपका हम क्वेश्चन नंबर 15 से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।